लेकिन अब पिस्तौल रहमान की जेब में था और वो दोनों दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे। रहमान के कहने पर शारिब ने गाड़ी एक कोठी के सामने रोक ली। शारिब ने इंजन बंद करते हुए कोठी की तरफ देखा। गेट खुला हुआ था और स्टूल पर एक गनमैन बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। घरों में गनमैनों के पास आमतौर पर डबल बैरल गन होती है, मगर इस गनमैन के पास जदीद तरीन ऑटोमेटिक राइफल थी। एक मैगजीन राइफल में फिट था और दूसरा उसके साथ स्कॉच टेप से जुड़ा हुआ था, ताकि इस्तेमाल के दौरान एक मैगजीन खाली हो जाए तो फौरी तौर पर दूसरा लगाया जा सके। गनमैन स्टूल पर बैठा सिगरेट के कश लगाता हुआ कार की तरफ देख रहा था। रहमान को कार से उतरते देखकर वो एकदम खड़ा हो गया और फिर शारिब की तरफ देखने लगा, जो कार से उतरकर दरवाजे वगैरह लॉक कर रहा था। वो दोनों गेट में दाखिल हुए तो गनमैन ने उन्हें सलाम किया था। कोठी में आमदोरफ्त के 2 गेट थे, लेकिन एक गेट मुस्तकिल तौर पर बंद था। अंदर की तरफ दोनों गेटों के दरमियान खूबसूरत लान था, जिसके चारों तरफ पोल्स पर बरकरी ट्यूब लाइटें लगी हुई थी। वो गेट में दाखिल होकर बरामदे की तरफ बढ़े। उसी लम्हे बरामदे वाला दरवाजा खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी बरामद हुआ। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, बाएं पहलू पर कमीज कदरे उभरी हुई थी, जिससे शारिब को समझने में देर न लगी कि कमीज के नीचे पिस्तौल या रिवॉल्वर मौजूद था। उस आदमी ने दरवाजा खोल दिया और रहमान शारिब को लेकर बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही बाईं तरफ वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। यह वैसी वरीज कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और कीमती फर्नीचर आरास्ता था। डेकोरेशन की चीजें गैर मुल्की और खासी कीमती थी। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन सेट भी रखा हुआ था। दरवाजा खोलने वाला दराज कामत आदमी भी उनके साथ ही अंदर आ गया। हाजी साहब का फोन आया था रहमान भाई। वो शख्स रहमान की तरफ देखते हुए बोला, वो आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। कोई चाय ठंडा कहें तो ले आऊं? हाँ ठंडा ले आओ, चाय पी पी कर तो सीना जल गया है, रहमान ने जवाब दिया और फिर शारिब की तरफ देखते हुए बोला, बैठो मिस्टर शारिब, थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों सोफों पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद वो आदमी कोल्ड ड्रिंक्स की ठंडी बोतलें ले आया। उसने एक एक बोतल उन दोनों के सामने रख दी और बाहर निकल गया। शारिब और रहमान ने अपनी अपनी बोतल उठा ली और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगे। अमीर अली, रहमान ने बोतल में से चंद घूंट लेने के बाद किसी को आवाज दी। फौरन ही लंबा तिरंगा आदमी अंदर आ गया। हाजी साहब अकेले आ रहे हैं या उनके साथ कोई और भी होगा? ये नहीं बताया उन्होंने, अमीर अली ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, रहमान ने कहा। अमीर अली कमरे से बाहर निकल गया। शारिब जिस सोफे पर बैठा था वहां से खिड़की से लान और कोठी का वो गेट नजर आ रहा था, जहां स्टूल पर गनमैन बैठा हुआ था। लेकिन अब गनमैन बैठा हुआ नहीं था। उसने स्टूल एक तरफ रख दिया और खुद बड़ा अलर्ट होके खड़ा हो गया था। शायद उसे पता चल गया था कि हाजी अब्दुल्ला आने वाला है। हाजी साहब की रिहायश मॉडल टाउन वाली कोठी में है। रहमान ने शारिब की तरफ देखते हुए कहा, यह कोठी मेहमानों के लिए है। पिशावर, क्वेटा और कराची से उनके जो मेहमान आते हैं उन्हें इसी कोठी में ठहराया जाता है। गैर ममालिक से भी हाजी साहब के बड़े मेहमान आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं, गुलबर्ग वाली कोठी में ठहराया जाता है। वो कोठी इससे भी ज्यादा बड़ी और शानदार है। क्या तुम बता सकते हो कि हाजी साहब मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? शारिब ने पूछा। जाहिर है कोई कारोबारी मामला ही होगा, रहमान ने जवाब दिया। वैसे एक बात है, हाजी साहब जिस बंदे पर मेहरबान हो जाते हैं ना, वो तो बस तर ही जाता है, वारे नयारे हो जाते हैं उसके। और अगर हाजी साहब किसी से नाराज हो जाएं, तो उसे दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलती। मुझे याद है चंद महीने पहले एक आदमी ने हाजी साहब के साथ धोखा करने की कोशिश की थी। वो डर कर अफगानिस्तान भाग गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी लाश की तस्वीर हाजी साहब को मिल गई थी। शारिब खामोश बैठा रहमान की बातें सुनता रहा। उसे समझने में देर न लगी कि रहमान उसे हाजी अब्दुल्ला की शख्सियत से मरूब करना चाहता था। तकरीबन 20 मिनट बाद शारिब की नजर खिड़की की तरफ उठ गई। बाहर खड़ा हुआ गनमैन गेट खोल रहा था। चंद सेकंड बाद ही ग्रे रंग की एक मर्सिडीज गेट में दाखिल होकर बरामदे में रुक गई। मर्सिडीज में 4 आदमी थे, एक ड्राइवर, दूसरा पैसेंजर सीट पर जिसके चेहरे पर छोटी गोल दाढ़ी और सर पर धागे वाली सफेद टोपी थी। 2 आदमी पिछली सीट पर थे। उन दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। शारिब को समझने में देर न लगी कि अगली सीट पर बैठा हुआ दाढ़ी वाला हाजी अब्दुल्ला था और पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी उसके मुहाफिज थे। मुहाफिज और ड्राइवर तो बाहर ही रुक गए। हाजी अंदर दाखिल हुआ तो रहमान उठकर खड़ा हो गया। शारिब भी उठ गया। हाजी अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर मिस्टर शारिब। हाजी अब्दुल्ला के अंदाज में गर्मजोशी थी। मैं तो कई रोज से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। क्या करें जी, शारिब ने जवाब दिया। अब जानते हैं कि इस धंधे में बीसियों दुश्मन होते हैं, उनसे तो चुप कर ही रहना पड़ता है। आजकल तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन माजा गुज्जर है, हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कारोबार करना नहीं जानता, पैसा खींचना चाहता है। वो नहीं जानता कि इस बिजनेस में फायदा है तो नुकसान भी है और नुकसान बर्दाश्त करना चाहिए। वो तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। उसने तुम्हारे डेरे को आग लगाई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। ये सब कुछ तो होता ही रहता है हाजी साहब, शारिब ने कहा।
आप फरमाइए, मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? बात यह है कि हम लोगों का बिजनेस तो एक ही है, हम में कोई राब्ता भी तो होना चाहिए ना। हाजी अब्दुल्ला ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो न सिर्फ दयानतदार हो बल्कि ज़हीन भी हो और इस बिजनेस के नशेबो फराज को समझता हो। पहले इस सिलसिले में क्वेटा, पेशावर, कराची और लाहौर के लोगों को चेक किया। बाद नौजवान मेरी नजरों में थे, लेकिन उनमें से मैं मुतमईन नहीं हो सका। तुम्हारा नाम जब सामने आया तो मैंने तुम पर तवज्जो मबजूल कर दी और तवील अरसे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम पर ना सिर्फ एतमाद किया जा सकता है बल्कि तुम बड़े से बड़े मामले को भी हैंडल कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे मामला करने का फैसला किया है। लेकिन हाजी साहब, आप जानते हैं कि मेरा अपना धंधा है, अपने बंदे हैं और तुम्हारा धंधा यहाँ चलता रहेगा। हाजी ने उसकी बात काट दी। दामा भी एक ज़हीन आदमी है, वो तुम्हारे सारे काम देखभाल कर सकता है, हम भी उसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या मामला करना चाहते हैं? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लाहौर से बाहर जाना होगा और शायद मुल्क से भी बाहर, हाजी ने कहा। लेकिन एक बात ज़हन में रखो कि जितना तुम एक ट्रिप में कमा लोगे इतना तुम यहाँ रहकर 1 महीने में भी नहीं कमा सकोगे। इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, अपने साथियों से भी मशवरा करना होगा, शारिक ने कहा। इतनी जल्दी भी नहीं है, 2-4 दिन सोच लो, तसल्ली से फिर बात करेंगे, हाजी ने कहा। उसके बाद वो काफी देर तक बातें करते रहे और फिर शारिक जब वहां से निकला तो रात का 1 बज रहा था। उसने घर जाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया और मोड़ पर आकर गाड़ी का रुख मुल्तान रोड की तरफ मोड़ दिया। रात का कुछ हिस्सा उसने हवेली में जागते गुजारा। राजा, गामा और 9 लखा भी मौजूद थे। शारिक ने हाजी की तजवीज उनके सामने रखी और उनसे मशवरा तलब लिया। मैं हाजी अब्दुल्ला को अच्छी तरह जानता हूँ, गामे ने कहा। मेरे ख्याल में तो तुम्हें उसकी पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, इस तरह हमें माजे से भी निजात मिल जाएगी। ठीक है, मैं भी इसी सिलसिले में जरा कुछ सोच रहा हूँ, शारिक ने जवाब दिया। वो कुछ देर मजीद बातें करते रहे, फिर सो गए। शारिक सुबह सवेरे ही उठ गया। उसने 9 लखा को जगा दिया। 9 लखा चाय बनाने लगा। थोड़ी देर बाद चाय पीते ही शारिक गाड़ी में बैठ गया। उसने 9 लखा वगैरह को बता दिया कि वो 2-3 दिन बाद आएगा। हवेली से निकलने के बाद शारिक पूरे शहर के फासले तय करता हुआ बागबानपुरा पहुंच गया। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी, मकान का दरवाजा खुला और रजिया बाहर निकली। वो शायद यूनिवर्सिटी जा रही थी। उसने कार की तरफ देखा जरूर था मगर तवज्जो नहीं थी। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही वो ठिठक कर रुक गई और गहरी नजरों से सेरन के सामने बैठे हुए शारिक की तरफ देखने लगी। शारिक मुस्कुरा रहा था। वो शीशे चलाने के बाद नीचे उतर आया और दरवाजा बंद करते हुए रजिया की तरफ देखने लगा। रजिया कुछ कहे बगैर तेजी से मुड़कर दरवाजे में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। शारिक को रजिया के इस रवैये पर बड़ी हैरत थी। वो गाड़ी लाग करके जैसे ही मकान में दाखिल हुआ, रजिया दौड़कर उससे लिपट गई। बहुत संग दिल ने आप भैया, रजिया की आवाज भी भर्राई हुई थी। हम तकरीबन 20-22 रोज बाद वापस आए हैं, हमसे रिश्ता खत्म कर दिया आपने? नहीं मेरी बहन, शारिक ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हमारा ये रिश्ता तो कभी नहीं टूट सकता। तो फिर हमें इस तरह छोड़कर अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं कि कोई इतला तक नहीं होती। हम सूरी पर टंगे रहते हैं हर वक्त। अम्मा तो बीमार पड़ी हैं, हर वक्त तुम्हारा इंतजार करती रहती हैं। बात यह है रविया कि मैं शहर से बाहर गया हुआ था और जाने से पहले इतला करने का मौका ही नहीं मिला, और जहाँ गया था वहां भी इतना मसरूफ था कि खत तक नहीं लिख सका। अम्मा कहाँ है? शारिक ने पूछा। अपने कमरे में है, रदिया ने जवाब दिया। कई दिन से बीमार पड़ी हैं। आज तबीयत कुछ संभली है तो मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली थी, लेकिन क्या? शारिक ने मरियम की तरफ देखते चलते हुए रविया की तरफ देखा। लेकिन अब नहीं जाऊंगी, रविया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कमरे में दाखिल हुए तो शारिक मरियम को देखकर चौंक गया। वो वाकई बरसों की बीमार लग रही थी। शारिक को देखकर उसने उठने की कोशिश की। शारिक जल्दी से आगे बढ़कर पलंग की पट्टी पर बैठ गया और उसके दोनों हाथ थाम लिए। ये क्या हो गया है आपको माँ जी? क्या हालत बना रखी है आपने? वो बोला। अब तुम आ गए हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मरियम ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। तुम कहीं चले जाते हो ना तो लगता है मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे अलग हो गया है। डॉक्टर को दिखाया था? शारिक ने पूछा। डॉक्टर क्या करेगा? मरियम ने कहा। तुम आ गए हो ना, अब मुझे इन दवाओं की भी जरूरत नहीं रही। उसने तपाई पर रखी हुई दवाओं की तरफ इशारा किया। कौन से डॉक्टर को दिखाया था रदिया? क्या बताया उसने? शारिक ने रदिया की तरफ देखा। डॉक्टर बुखारी को, रदिया ने जवाब दिया। कई दिनों से इलाज हो रहा है, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। मैं आज शाम को खुद डॉक्टर से बात करूंगा, शारिक ने कहा। मरियम ने रदिया की तरफ देखते हुए कहा, बेटा भाई के लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। मुझे यकीन है इसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अभी तक मैंने वाकई नाश्ता नहीं किया, शारिक ने जवाब दिया। मैं नाश्ता बनाता हूँ जी। दरवाजे में खड़े हुए शारिक ने पूछा, क्या खाएंगे आप? डबल रोटी के स्लाइस या पराठा? पराठा बना लो यार, शारिक ने कहा। मैं बनाती हूँ नाश्ता, तुम अपना काम करो, रविया ने शाइल की तरफ देखते हुए कहा।
वो कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और शारिक वहीं बैठा मरियम से बातें करता रहा। आधे घंटे बाद रदिया नाश्ता तैयार करके वहीं ले आई। गरम गरम पराठा खाते हुए शारिक को वाकई बड़ा मजा आया। कई रोज बाद उसे घर की पकी हुई कोई चीज मिली थी। नाश्ते के बाद भी वो काफी देर तक मरियम के पास बैठा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। उसने दरवाजा बंद करके लिबास बदला और फिर दरवाजा खोल दिया। कुछ ही देर बाद रदिया आ गई और गिले शिकवे करने लगी। फिर बोली, ये गाड़ी किसकी है? किससे मांग कर लाए हैं या अपनी खरीदी है? शारिक ने जवाब दिया, कैसी है? इसमें तो मैं बैठकर देखूंगी तो पता चलेगा, रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ जाओगी बैठकर? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहीं भी चले जाएंगे, रदिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रावी का किनारा है, जहांगीर का मकबरा है, गुलशन इकबाल है, बहुत सी जगह है, छांगा मांगा भी जाया जा सकता है। बड़े लंबे प्रोग्राम है भाई, शारिक ने उसे घूरा। चलो ठीक है, जुम्मे के दिन तुम्हें छांगा मांगा ले चलूंगा। अब तो खुश? बिल्कुल खुश, रदिया ने कहका लगाया। उसी शाम शारिक डॉक्टर बुखारी को घर पर ले आया। डॉक्टर बुखारी पिछले 15 दिन से मरियम का इलाज कर रहा था। इस वक्त भी उसने मरियम का तफसीली मुआयना किया और फिर शारिक के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। कोई तशवीश की बात है? शारिक ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। इनका पित्ता मुतासर हुआ है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मुकम्मल इलाज की जरूरत है। ओह, शारिक चौंक गया। खतरे की कोई बात? खतरे की बात तो है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। ओह, शारिक की आंखों में तशवीश उभर आई। जो ऑपरेशन के बगैर इलाज मुमकिन नहीं। इन्हें कुछ अरसा मेडिसिन पर रखा तो जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन जरूरी होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि आप इन्हें म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर हाशमी को दिखा दें। वो पित्ते की बीमारियों के माहिर हैं। दिन के वक्त वो आपको म्यू हॉस्पिटल में मिलेंगे और शाम को 7 से 10 बजे तक अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। आप अगर चाहें तो मरीजा को वहां ले जाकर चेकअप करवा सकते हैं। उनका क्लिनिक कहाँ है? शारिक ने पूछा। गढ़ी शाहू में, डॉक्टर बुखारी ने जवाब दिया। मैं आपको डॉक्टर हाशमी के नाम लेटर लिख देता हूँ और मरीजा की हिस्ट्री भी। आप चाहें तो इन्हें अभी ले जाएं। ठीक है, मैं भी ले जाऊंगा, आप लिख दीजिए, शारिक ने कहा। डॉक्टर ने अपने बैग में से पैड निकाला और उस पर मरीजा की हिस्ट्री लिखने लगा। शारिक उठकर अंदर आ गया। रदिया, माँ जी को तैयार कर दो, मैंने डॉक्टर हाशमी के पास ले जा रहा हूँ। क्यों भैया, खैरियत तो है? रदिया एकदम परेशान होगी। तशवीश की कोई बात नहीं, सिर्फ चेकअप करवाना है, शारिक ने कहा। मैं कपड़े बदल लूं, तुम माँ जी को तैयार कर दो। शारिक दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया। डॉक्टर ने मरीजा की हिस्ट्री और डॉक्टर हाशमी के नाम तारफी खत लिख दिया। शारिक ने दोनों कागज उसे ले लिए और डॉक्टर को रुखसत करके अपने कमरे में आकर लिबास तब्दील करने लगा। आधे घंटे बाद मरियम को भी तैयार कर दिया गया। शारिक जब उसके सामने आया तो वो उसे देखते हुए बोली, मुझे किस डॉक्टर के पास ले जा रहे हो बेटा? डॉक्टर बुखारी ने क्या कहा? खैर तो है ना? बिल्कुल खैर है माँ जी, शारिक ने कहा। डॉक्टर बुखारी ने कहा है कि आपका डॉक्टर हाशमी से चेकअप करवा लिया जाए। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। अच्छा है, चेकअप हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी। रविया भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। शारिक उसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर रविया ने मरियम के बारे में बातें सुन ली तो वो भी परेशान हो जाएगी। लेकिन उसे साथ ले जाने से मना भी नहीं कर सका। डॉक्टर हाशमी अपने प्राइवेट क्लिनिक में उन मरीजों को देखता था जिन्होंने पहले से वक्त ले रखा हो, लेकिन इत्तेफाक से सिर्फ एक मरीज था। उसके जाते ही शारिक मरियम को लेकर उसके कमरे में घुस गया। पहले उसने डॉक्टर बुखारी का तारफी खत और मरियम की केस हिस्ट्री वाला कागज दिया, जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर मरियम से कुछ बातें पूछता रहा। फिर उसे स्क्रीन के पीछे कोच पर लिटा दिया और स्टेथोस्कोप से उसका मुआयना करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर ने मरियम और रविया को दूसरे कमरे में जाकर बैठने को कहा और फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर बुखारी की तशखीस दुरुस्त है, ऑपरेशन जरूरी है और इसमें ज्यादा ताखीर खतरनाक साबित हो सकती है। आपके ख्याल में ऑपरेशन कब तक हो जाना चाहिए? शारिक ने पूछा। 8-10 दिन में। कामयाबी के चांसेस? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जैसे जैसे देर होगी चांसेस कम होते चले जाएंगे, डॉक्टर हाशमी ने कहा। मेरा मशवरा तो यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा, शारिक ने कहा। जब वो लोग घर वापस पहुंचे तो 10 बज चुके थे। मरियम को उसके कमरे में लिटाने के बाद शारिक रदिया को इशारा करता हुआ अपने कमरे में आ गया। खैरियत, क्या खास बात है? रदिया ने पूछा। हाँ, खास बात ही है, शारिक ने कहा और फिर उसे मरियम के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन में ताखीर माँ जी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चंद रोज बाद मैं भी मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ। मेरे देन पर भी बोझ रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम हो ही जाए तो बेहतर है। रविया उसकी बातों से एकदम परेशान होगी। शारिक उसे तसल्ली देता रहा, फिर आपस में मशवरा करने लगा। मेरा ख्याल है अम्मी को बता देना चाहिए कि उनका ऑपरेशन होगा, रविया ने कहा। हाँ, तुम आज रात ही किसी तरह उन्हें बता देना। मैं कल सुबह ही डॉक्टर हाशमी से मिलकर प्रोग्राम बना लेता हूँ। ऑपरेशन में खतरे की तो कोई बात नहीं, रजिया बोली।
अस्पतालों में रोजाना 20 लोगों के ऑपरेशन होते हैं, शारिक ने जवाब दिया। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, वैसे हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर हाशमी ने भी कहा था कि अभी ऐसी कोई पेचीदगी नहीं है, अलबत्ता ताखीर की सूरत में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, मैं आज अम्मी को बता दूंगी, आप कल जाकर डॉक्टर से मिल लें, रदिया ने जवाब दिया। शारिक दूसरे दिन म्यू हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर हाशमी से मिलने में उसे ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो तकरीबन 1 घंटे तक डॉक्टर हाशमी के पास बैठा रहा और फिर ये तय पाया कि मरीम को कल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए और उसके 2-4 दिन बाद ऑपरेशन हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद मरियम का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन कामयाब था। चंद रोज मजीद हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने उसे घर मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। उसकी देखभाल के लिए शारिक ने एक दर्स का भी इंतजाम कर लिया था, जिसे 24 घंटे घर ही में रहना था। इस दौरान शारिक एक मरतबा हाजी अब्दुल्ला से भी मिला था और उसे बता दिया था कि उसे उसकी पेशकश कबूल है, लेकिन माँ जी के ऑपरेशन की वजह से वो चंद रोज तक कहीं भी नहीं जा सकता था। यूं तो शारिक इसी दौरान समीना से भी मिलता रहा, लेकिन जिस दिन मरियम हॉस्पिटल से घर आई थी उससे अगले रोज वो समीना को भी वहीं ले आया था। तुम्हें मेरी माँ और बहन से मिलने का बहुत शौक था, शारिक ने कहा। अब तुम चंद रोज इनके साथ ही रहोगी। माँ जी की तबीयत जरा समझ जाए तो हम कराची चलेंगे। मरियम और रजिया समीना से मिलकर बहुत खुश थी। रजिया तो उससे लिपटी ही जा रही थी। शारिक ने उन्हें समीना के बारे में सिर्फ इतना बताया कि वो उसके कारोबार की हिस्सेदार है और पेशावर से आई हुई है। समीना को भी उसने यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह समझा दिया था। मरियम की तरफ से मुतमईन होने के बाद शारिक ने एक बार फिर हाजी अब्दुल्ला से मुलाकात की और उसे बता दिया कि अब वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। देखो शारिक, हाजी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है और इसके लिए मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा इंतखाब किया है। मामला 1,00,000-2 लाख का नहीं, 500 किलो हीरोइन का है। ये फैसला करना तुम्हारा काम है कि अपना एतमाद बनाते हो या इतनी बड़ी दौलत लेकर कहीं गायब होने की कोशिश करते हो। लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये दुनिया के किसी कोने में तुम मेरी निगाहों से छुप नहीं सकोगे। मुझे कोई लालच नहीं, शारिक ने कहा। बेसिक एडवेंचर समझकर आपकी ये पेशकश कबूल कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास भी इतनी दौलत है कि मैं चाहूँ तो किसी मुल्क में जाकर सेटल हो सकता हूँ और मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, हाजी अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसलिए तो मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। तुम 2-3 दिन में अपने यहाँ के मामला समेट लो। दामे को भी एक मर्तबा मेरे सामने ले आना। तुम्हें यहाँ के बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, शारिक ने जवाब दिया। मैं 1-2 दिन बाद मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आपको मिलूंगा। शारिक ने गामे को ना सिर्फ सब कुछ समझा दिया बल्कि उसे हाजी अब्दुल्ला से भी मिलवा दिया। 9 लखे को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए उसे भी तैयार रहने को कह दिया था। मरियम और रदिया को बता दिया था कि वो 2-4 रोज बाद समीना के साथ मुल्क से बाहर जाने वाला है। सबसे आखिर में वो सोहेल से उसके रेस्टोरेंट में मिला था। सूरतियाल से आगाह करने के बाद वो सियाह रंग का एक भारी ब्रीफ केस उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ब्रीफ केस मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो। अगर मैं वापिस आ गया तो ठीक है, अमानत वापस ले लूंगा। और अगर किसी अखबार में मेरे मरने की खबर पढ़ दो तो ये ब्रीफ केस माँ और रदिया के हवाले कर देना और मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखना। दूसरे तीसरे दिन घर का चक्कर लगाते रहना। उसी रात शारिक ने हाजी अब्दुल्ला से शमनाबाद वाली कोठी में आखिरी मुलाकात की। अब्दुल्ला ने उसे अपना सारा मंसूबा समझा दिया। आखिर में तो वो कह रहा था, कराची में तुम मिस्टर डी कोस्टा नामी एक शख्स से मिलोगे। वो गोर का ईसाई है। तुम्हारे पास जर्द रंग का तकुना रुमाल तुम्हारी शिनाख्त बनेगा और कोड वर्ड के तबादले के बाद तुम इत्मीनान कर लोगे कि तुम सही आदमी से मिले हो। वो ना सिर्फ माल तुम्हारे हवाले करेगा बल्कि बाज दीगर मामलात में भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जो कुछ भी करना होगा तुम्हें खुद ही करना होगा। हाजी अब्दुल्ला ने एक जर्द रंग का तकुना रुमाल उसके हवाले कर दिया और शिनाख्त के लिए कोड वर्ड भी बता दिए। हाजी अब्दुल्ला का मंसूबा अच्छी तरह समझने के बाद शारिक वहां से रुखसत हो गया और जब घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। और फिर उसके अगले रोज आधी रात के बाद शारिक समीना और 9 लखा जहाज में कराची की तरफ परवाज कर रहे थे। डी कोस्टा की उम्र 45 के लगभग रही होगी। वो दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी था। आबलूसी रंगत और चमकते हुए सफेद दांत, आंखों में अजीब सी चमक थी। शारिक से उसकी मुलाकात एक शानदार रेस्टोरेंट में हुई। मुलाकात का वक्त और मुकाम पहले ही से तय था। लाहौर से रवानगी से 1 रोज पहले हाजी अब्दुल्ला ने ही शारिक को बताया था कि डी कोस्टा कराची में कहां और कब मिलेगा। हाजी अब्दुल्ला ने डी कोस्टा को जो लिया बताया था वो इतना आसान था कि एक बच्चा भी उसे आसानी से शिनाख्त कर सकता था। इसलिए डी कोस्टा जैसे ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, शारिक ने उसे फौरन ही पहचान लिया। शारिक समीना के साथ ऐसी बेद पर बैठा था जहां से रेस्टोरेंट में आने जाने वाले हर शख्स पर निगाह रखी जा सकती थी। डी कोस्टा रेस्टोरेंट में दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही रुक गया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा।
हाजी अब्दुल्ला के बताए हुलिये के मुताबिक शारिब ने फौरन ही उसे पहचान लिया। तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।